नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर आलोचक रहे असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी ने जताया भरोसा और दी बड़ी जिम्मेदारी। विदेश जाने वाले अहम प्रतिनिधि मंडल का बनाया हिस्सा। और आखिर क्यों कट्टर विरोधी रहे असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी ने सौंपी इतनी बड़ी जिम्मेदारी। अब ओवैसी विदेश जाकर करेंगे विदेश मंत्री वाला काम। पीएम मोदी के मिशन पर शशि थरूर और ओवैसी दोनों ही पार्टी के कड़े विरोधी, एक कांग्रेसी तो दूसरे एआईएमआईएम से ताल्लुक रखते हैं। आखिर क्या करने जा रहे हैं ओवैसी विदेश में, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकवादी संगठनों की जो ऑपरेशन सिंदूर ने कमर तोड़ने का काम किया है। भारत ने अब पाक के नापाक इरादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बेनकाब करने की रणनीति बना ली है। जी हाँ, बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के सांसद दुनिया को ब्रीफ करेंगे। जी हाँ, केंद्र सरकार सभी दलों के चुनिंदा सांसदों को 22 से 23 मई से 10 दिनों के लिए विदेश दौरे पर भेज रही है। ये सांसद अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएंगे। यूएई जितने भी ये देश हैं जिनका मैंने नाम दिया, इसमें ये सांसद जाएंगे और वहां की सरकार को आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखेंगे और वहां की सरकार को जो है बताएंगे कि भारत का क्या पक्ष है आतंकवाद को लेकर। वहीं देखिए, मोदी सरकार की इस रणनीति का हिस्सा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही नहीं बल्कि सभी दलों के सांसद हैं। ये सभी सांसद इन अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान के प्रायोजित कह सकते हैं आतंकवाद को बेनकाब करेंगे। अब इस पूरी खबर में एक नाम कह सकते हैं जिस पर ध्यान केंद्रित करने वाला है और वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। जी हाँ, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी को क्यों चुना। इसका जवाब भी आपको इस रिपोर्ट में देंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के शशि थरूर भी शामिल हैं। थरूर और ओवैसी मोदी सरकार के कट्टर विरोधी रहे हैं और इसी वजह से जो है ये सवाल उठ रहे हैं कि फिर भी ये इतने कट्टर विरोधी होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बेहद खास मिशन पर इन्हें क्यों भेज रहे हैं। आखिर मोदी सरकार का पाक को बेनकाब करने का पूरा प्लान क्या है। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एएमआई कह सकते हैं जो ओवैसी हैं उनकी छवि पूरी तरीके से जो है बदल गई है। इस दौरान उनकी एक देशभक्त की जो छवि है वो सामने आई और उसकी तारीफ भाजपा के नेताओं ने भी जमकर की। शायद ही ऑपरेशन जो सिंदूर है उससे पहले किसी को भी उम्मीद थी कि ओवैसी पाकिस्तान को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, पाकिस्तान को इतनी खरी खोटी सुना सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने ओवैसी को बहुदलीय मंत्री कह सकते हैं जो बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल है जो एक मंडल तैयार किया गया है उसका हिस्सा बनाकर कोई हैरान करने वाला काम नहीं किया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच भी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए ओवैसी का एक स्टेटमेंट खूब चर्चाओं में था और खूब वायरल भी हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंकी स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहिए। ये ओवैसी के उस वक्त के शब्द थे जब पहलगाम को लेकर हमने जो है जवाबी कार्रवाई की थी, जिनको हर भारतीय ने सराहा था। और अब सवाल उठता है कि आखिर ओवैसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने कैसे और क्यों सौंप दी, उसके पीछे का कारण क्या है। तो जरा ये 3 पॉइंटर्स की मदद से आपको मैं समझाने का प्रयास करती हूं कि क्यों ओवैसी को बीजेपी ने चुना। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुखर होना ओवैसी का, दूसरा लंदन से लॉक किया हुआ है, उन्होंने वकील भी रहे हैं और तर्क तो कैसे देते हैं वो आप सबने देखा है, काफी तार्किक हैं और तर्क देने में माहिर हैं। तीसरा, मुस्लिम चेहरा है और मुस्लिम देशों को अच्छी तरीके से जो है वो साध सकते हैं। तो ये 3 पॉइंटर हैं ओवैसी को जो है चुने जाने के पीछे। कह सकते हैं कि ये हाइलाइट्स हम आपको बता रहे हैं कि ये भी एक बड़ा कारण हो सकते हैं ओवैसी को इस पूरे जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें जो है चुनने के पीछे। देखिए, जो ओवैसी है, भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत से ही उन्होंने उसका समर्थन किया। कई टीवी चैनलों पर उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम
कदम का समर्थन किया और पाकिस्तान को खरी खोटी भी सुनाई। कई मौके पर तो वह पाकिस्तानी प्रवक्ताओं से भी भिड़ते हुए नजर आए। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को उसके किए की सख्त से सख्त सजा जो है दी जानी चाहिए। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि देश उनके लिए सबसे पहले आता है, उनके दिल में जो होता है वो वही करते हैं। लोगों को कई बार उनकी बातें अच्छी भी लगती हैं तो कई बार उनकी बातें बुरी भी लगती हैं, लेकिन मुझे करीब से जानने वाले मेरे हिंदू दोस्त जानते हैं कि मैं कैसा हूं। ये ओवैसी ने उस इंटरव्यू में कहा था। देखिए, मुस्लिम चेहरा है, ये किस लिए कह रहे हैं मुस्लिम चेहरा है, और मुस्लिम देशों को आसानी से वो साथ सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में कौन सा दल किस देश में जाएगा यह जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है, पर ओवैसी को लेकर कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओवैसी की छवि एक पक्के जो है मुसलमान की है। ऐसे में जब वह कह सकते हैं कि मुस्लिम देशों के सामने भारत का पक्ष रखेंगे तो उनकी बात में एक अलग वजन होगा, क्योंकि मुस्लिम चेहरे और मुस्लिम देशों के सामने जब भारत की बात रखी जाएगी तो उस बात की एक अलग ही कह सकते हैं तवज्जो दी जाएगी, उस बात में एक वजन होगा। तो वहीं देखिए, ओवैसी एक राजनेता होने के साथ साथ काबिल वकील भी हैं जो अपनी बात को तर्क के साथ रखते हैं। आमतौर पर उनकी बात को काटना बेहद मुश्किल होता है, ये खूबी उन्हें दूसरों से जुदा करती है। ऐसे में वह भारत का पक्ष दूसरे देशों के सामने जब रखेंगे तो बेहद कह सकते हैं कि बेहद मजबूती के साथ रखेंगे और उनके सामने शायद ही कोई उस पर जो है तर्क वितर्क कर पाए, क्योंकि उनको हर चीज का अच्छे से जो है वो जवाब दे पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पहली बार नहीं है कि जब सभी भारतीय राजनीतिक दल आपसी राजनीतिक मतभेदों को जो है दरकिनार करके साइड कर एकजुट होकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि सन 1994 यानी कि 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठते हुए भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को जो है जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का नेतृत्व करने के लिए चुना था। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी आपको पता है कि बीजेपी से आते हैं। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी को जब वो वहां पहुंचे तो उनको देखकर पाकिस्तान भी दंग रह गया था। पाकिस्तान भी हैरान था कि अटल बिहारी वाजपेयी कैसे पहुंच गए। ये दर्शाता है कि हम हर उस मामले में हर उस मसले पर एक साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे जो भारत के हित में नहीं है। किसी भी देश के अंदर पक्ष विपक्ष तमाम पार्टियां होना एक आम बात है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी भारतीय हमेशा एक साथ मिलेंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस दौरे में किन किन पार्टियों से जो है कौन कौन दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि विदेश दौरे पर जाने वाले सांसदों की संख्या अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुई है, निश्चित नहीं हुई कि कितने सांसद जा सकते हैं, लेकिन हालांकि कुछ जो नेता हैं उन्होंने बताया कि सांसदों की संख्या लगभग जो है 30 के करीब हो सकती है। इनमें से भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, डीएमके और कह सकते हैं एनसीपी, एसपी और सीपीआईएम सांसदों जैसे जो है पार्टियों के सांसद जो है इसमें शामिल होंगे, इस चीज की जो है संभावना है। और बाकी भाजपा की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद अपराजिता सारंगी जो है डेलीगेशन का हिस्सा होंगी। कांग्रेस से शशि थरूर, मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद, उनका नाम है पूरा सलमान खुर्शीद, वो और जो है अमर सिंह, ये शामिल होंगे कांग्रेस से। वही एनसीपी एसपी की बात करें तो सुप्रिया सुले और एएमआईएम से तो जो एआईएमआईएम है उससे असदुद्दीन ओवैसी का नाम सामने आया है फिलहाल इस पूरे मामले में। तो ये तो थी पूरी खबर इस मुद्दे को लेकर, लेकिन अब ओवैसी ने जो एक ट्वीट किया है वो भी काफी जो है इस वक्त वायरल हो रहा है। उस ट्वीट के माध्यम से ओवैसी ने सरकार से 4 सवाल पूछे। क्या क्या सवाल है, क्या ट्वीट, एक बार जरा उस पर भी फटाफट से नजर डाल लेते हो। देखिए, यहाँ पर ओवैसी अपना सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिख रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। सीज फायर हो
या ना हो, हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों या आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जब जब बाहरी आक्रमण हुआ है, मैं सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा रहा हूं। यह समर्थन हमेशा रहेगा। मैं हमारी सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और उनकी जो है प्रशंसनीय कुशलता के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं सेना के जवान एम मुरली नायक और एडीडीसी राजकुमार थापा को खिराज ए अकीदत पेश करता हूं। और आगे लिख रहे हैं कि यह संघर्ष के दौरान मारे गए या घायल हुए सभी लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं। आशा करता हूं कि यह सीजफायर सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कुछ राहत देगा। मैं यह भी आशा करता हूं कि भारतीय राजनीतिक दल पिछले 2 सप्ताहों से कुछ सबक लेंगे। भारत तब मजबूत होता है जब भारतीय एकजुट होते हैं। हमारे दुश्मन तब फायदा उठाते हैं जब भारतीय आपस में लड़ते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी बात ओवैसी द्वारा कही गई कि हम एकजुट हमें रहना चाहिए, और जो दुश्मन है तब फायदा उठाते हैं जब हम जो है अलग हो जाते हैं, और हम जो है बंटने की बात कही जाती है, बंटने तमाम जो है स्टेटमेंट आते हैं, बांटने के जब हमको काम किया जाता है तब हम कमजोर हो जाते हैं और वो उसका फायदा उठाते हैं। आगे देखिए उन्होंने कुछ सवाल पूछे, कह रहे हैं मेरे कुछ सवाल हैं, मुझे उम्मीद है इसका जवाब सरकार जरूर देगी, मतलब स्पष्टीकरण देगी। देखिए सवाल देखिए, पहला सवाल देखिए, काश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सीजफायर की घोषणा करते, ना कि किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति ने। हम शिमला समझौते 1972 के बाद से तीसरी पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करते हैं। अब हमने इसे क्यों स्वीकार किया? मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं जाएगा क्योंकि यह हमारा आंतरिक मुद्दा है। देखिए यह तो जो ये बात है ये तो हमने भी पहले कही कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस पर कोई बात कही जा रही है, बातचीत करके प्रस्ताव रखा जा रहा है, तो वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि कश्मीर जो है हमारा आंतरिक मामला है। इस पर कोई भी, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई भी देश हो, किसी भी पावरफुल जो कंट्री हो, उसका प्रेसिडेंट हो या पीएम हो, कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं कर सकता। और कोई क्यों बात करे, क्योंकि हमारा मसला है, उनका मसला नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बीते दिनों आपने देखा कि उन्होंने कश्मीर को कैसे पूरे पहलगाम के मैटर से जोड़ा और इस पर जो है बात रखी। आगे देखिए दूसरा, यहाँ पर ओवैसी सवाल पूछ रहे हैं कि हम किसी तीसरे स्थान पर बातचीत करने को क्यों तैयार हुए हैं? इन बातों का एजेंडा क्या होगा? क्या अमेरिका गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? तीसरा सवाल देखिए, क्या हमने पाकिस्तान को भविष्य में आतंकवादी हमलों से रोकने का उद्देश्य प्राप्त किया है? क्या हमारा लक्ष्य ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से सीजफायर कराना था या पाकिस्तान को इस स्थिति में लाना था कि वह किसी और हमले का सपना भी ना देख सके? चौथा सवाल यहां पर पूछा कि हमें पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान जारी करना चाहिए। ये 4 जो है कह सकते हैं कि कठिन एक सवाल जो है सरकार से ओवैसी के द्वारा पूछा गया सोशल मीडिया हैंडल पर। तो इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।